नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। शुक्रवार को किसानों ने 12 घंटे का भारत बंद रखा। इसका ज्यादा असर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। हरियाणा के कई रेलवे स्टेशनों पर किसान रेल पटरियों पर बैठ गए। इस वजह से 10 से ज्यादा एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला और परिमल कुमार ने यह रिपोर्ट फाइल की। सुबह 6 बजते ही किसान हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेल की पटरियों और प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर धरने लगाकर शांति से बैठ गए। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ समय से चालू हुए NH9 को भी किसानों ने बंद कर दिया, लेकिन किसानों ने यहां बड़े अनूठे तरीके से पारंपरिक गाने गाकर उन पर नाचते हुए अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। परंपरागत गीतों के साथ किसान भारत बंद यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि सफल हो जाए और किसानों में जोश भी बना रहे। और होली का त्योहार भी नजदीक है, तो ये होली के परंपरागत गीत हैं जो कि किसान यहां पर गा रहे हैं, झूम रहे हैं और ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नाराज जरूर हैं लेकिन उनके इरादे मजबूत हैं और उनका जोश बरकरार है। और हर चीज में वो लोग अच्छाई देखते हैं। उनको लगता है कि इस भारत बंद ने, इस किसान आंदोलन ने किसानों को एक किया है। ये तस्वीरें हरियाणा के बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन की हैं, जहां पर किसान पटरियों पर आकर बैठ गए। यही तस्वीरें अंबाला में भी देखने को मिली। पंजाब में भी बंद के दौरान किसान पटरियों पर बैठे रहे, जिसका असर कुल 34 ट्रेनों पर पड़ा और चंडीगढ़ शताब्दी समेत कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। बंद का कॉल काफ़ी पहले से दिया हुआ था, तो हम लोगों ने सारी तैयारियां कर रखी थी और अभी तक जो स्थिति है, मैक्सिमम इम्पैक्ट जो है वो नॉर्दर्न रेलवे जो है हमारा, उसमें पंजाब और हरियाणा 2 स्टेट्स जो हैं उसमें मैक्सिमम इम्पैक्ट है। करीब करीब एज ऑफ नाउ करीब करीब कोई ऑपरेशन जो है वो पंजाब हरियाणा में रेल का नहीं हो रहा है। बाकी जगहों पे करीब करीब सिचुएशन टोटल नॉर्मल है। और छिटपुट पॉकेट में जो है वो कुछ बिहार में 1-2 ट्रेनें और उड़ीसा में 1-2 ट्रेनें जो है वो रुकी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसानों ने दिल्ली हरिद्वार हाईवे को बंद कर दिया, जिससे कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसके अलावा बिहार, कर्नाटक, राजस्थान में भी बंद का असर देखने को मिला। किसान संगठनों का कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े कार्यक्रमों का ऐलान किया जाएगा। फिलहाल कई किसान नेता चुनावी राज्यों में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने में जुटे हुए हैं। दिल्ली में सहयोगी परिमल कुमार के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और निकिता तोमर मर्डर केस में 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तौसीफ और रेहान का फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पिछले साल 26 अक्टूबर को निकिता को कॉलेज के बाहर गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी। इस मामले में एक आरोपी अजरुद्दीन को कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई और 5 महीने में दोषियों को सजा दे दी गई है। क्या लगता है सर, जो कोर्ट का फैसला है उससे आप खुश हैं या फिर आपको लगता है कि डिसीजन सही नहीं है? देखिए, जिसकी एक होनहार बेटी को बीच रोड पे मार दिया जाता है किसी दरिंदे के द्वारा, उसके पिता इस फैसले से खुश कैसे हो सकते हैं? मेरे ख्याल से दुनिया का कोई भी खुश नहीं होगा, लेकिन जो भी अदालत ने, न्यायाधीश ने अपने विवेक से फैसला किया है उसका ठीक है, स्वागत है उसका। बाकी हमारी मांग पहले भी थी, फांसी की आज भी है। इसके लिए हमें जो आगे कार्रवाई करनी वो भी करेंगे। क्या लगता है सर, क्या भाई जी क्या लगता है कि अगर सर क्या लगता है कि अगर जो फैसला उसके लिए हाई कोर्ट में आप अपील करेंगे? जरूर करेंगे। लीगल जो हमारा पैनल है वो इस पे विचार विमर्श करके जरूर एक्शन लेंगे। हम लोग आगे जरूर अपील करेंगे। मतलब आप कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है? नहीं, खुश ना खुश की तो बात ही नहीं है। कुछ ना कुछ का बात ही नहीं। मैंने कहा ना, जिसकी बेटी की दिन दिहाड़े सरियाम हत्या कर जाती है, वो सरकार अदालत ने जो भी फैसला दिया है उसके लिए स्वागत हम कर रहे हैं, लेकिन हम खुश बिल्कुल भी नहीं है। हमने फांसी की डिमांड रखी थी, फांसी की डिमांड आज भी है हमारी। न्याय के लिए मीडिया के सामने एक दरिंदे ने दिन दहाड़े हत्या कर दिया, उसका पिता कैसे खुश रह सकता है इस फैसले से? आपको इंसाफ मिला या नहीं? इंसाफ मिला है, लेकिन अधूरा इंसाफ है।
हम अदालत के फैसले का स्वागत करेंगे और आगे बाकी जजमेंट की कॉपी लेके जैसे भी हम पढ़ने के बाद जो भी हमने आगे स्टेप लेना उसको लेंगे, अपील में जाएंगे। परिवार के लोगों कहना था 7 साल की फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है कि आप अपील करेंगे हाई कोर्ट में? ऐसा सब हमने तो अभी अदालत से भी फांसी की सजा की गुहार की थी, अब अदालत ने जो जजमेंट दिया उसका हम स्वागत है। बाकी उसके लिए हम आगे जजमेंट कॉपी लेने के बाद पढ़ने के बाद फिर उसको देखते हैं, फिर अपील में जाएंगे। ये उम्र कैद है, कितने साल से कैसे थोड़े ये उम्र कैद कह दो या आजीवन कारावास कह दो, एक ही बात है। ये जजमेंट पढ़ने के बाद ही हम बता पाएंगे हमने आगे क्या स्टेप लेना। और कर्नाटक और खासकर बेंगलुरु में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। दूसरे राज्यों से बेंगलुरु आने वालों को 1 अप्रैल से आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लानी होगी, वरना उन पर भारी जुर्माना लग सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु देश के उन 10 शहरों में से एक है जहां कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है। इसकी वजह भी है, बाजार में भीड़, रैली और धरना प्रदर्शन। कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हैं तो कहीं मास्क को जरूरी नहीं समझा जाता। एक तस्वीर हुबली की है इसी महीने की। फिल्म के प्रमोशन में हीरो को देखने के लिए उमड़ी भीड़। दूसरी तस्वीर मंड्या की है, चेलुराय स्वामी मंदिर वार्षिक उत्सव की। इसमें खेल और युवा मामलों के मंत्री नारायण गौड़ा भी मौजूद हैं। हालात इसी तरह बिगड़े। जहां 600 मामले रोजाना पिछले 3 महीने से आ रहे थे, अब 2500 का आंकड़ा पार कर चुका है। शादी ब्याह और धार्मिक उत्सवों में बेलगाम भीड़ उमड़ती है, जिससे हालात बिगड़े। और हमने ये भी पाया है कि 70% मामले बेंगलुरु शहर में हाई राइज अपार्टमेंट से आए हैं, जहां पार्टियां होती रहती है। अब सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। 1 अप्रैल से दूसरे राज्यों से बेंगलुरु आना है तो आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र और केरल से कर्नाटक आने पर आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। वातानुकूलित जगहों पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और तयशुदा संख्या का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना और मुकदमा, जबकि गैर वातानुकूलित जगहों पर जुर्माने की रकम 5,000 रुपए है। डर ही चला गया है कोविड के बारे में। और दूसरा चीज़ ये है कि ये डर जाने की वजह से ये बहुत सारे लोग अभी इकट्ठा हो रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और ना जब ये इन्फेक्ट हो रहे हैं तो ये आके टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं। तो दूसरा चीज़ ये है, टेस्ट नहीं करने से ये घर वालों में है, बिना मास्क वगैरह से रह रहे हैं और साथ में रह रहे हैं, तो उसके वजह से एक दूसरे को वो ईजिली इन्फेक्ट कर पा रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की तरफ से कागज पर की गई तैयारी में कोई कमी नजर नहीं आती। कमी दिखती है इन्हें लागू करने में। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाती भीड़ की अगुवाई करता जब कोई नेता, मंत्री या दूसरा रसूखदार शख्स सामने आता है तो प्रशासन कार्रवाई करने से पीछे हट जाता है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और महाराष्ट्र में ऑक्सीजन बेड बढ़ाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन टैंक को भरने का निर्देश जारी हुआ है। सरकार ने अनुमान लगाया है कि राज्य में 4 अप्रैल तक एक्टिव मामले 3 लाख पार हो जाएंगे। किसी को नहीं बोलता कि तुम टीका बिका लगा, अलाउड नहीं है अंदर घुसने का। टीका बिका लगा के आओ, ये कि तुम्हारा उम्र हो गए लाए। मेरे पास कोई आधार नहीं है, कमाने वाला आदमी नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है। मैं 5 रुपया नहीं कमाएगी तो आज मेरा भी उम्र हो गया तो मैं किधर 5 रुपया तुम्हारा जैसा घर पे रोटी बना के खा सकती है ना। मुंबई की धारावी में मंजू जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनकी रोज की कमाई पर घर चलता है। धारावी में जनवरी के मुकाबले मार्च महीने में कोरोना के 100% एक्टिव मामले बढ़े हैं, तो यहाँ के लोगों पर फिर काम छिनने का खतरा है। इसलिए बीएमसी ने पूरी धारावी को जल्द से जल्द टीका लगाने की मुहिम शुरू की है। ये ऐसी पहली बस्ती है जिसके लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बना है। 2.5 वर्ग किलोमीटर की धारावी की 6.5 लाख की आबादी के लिए 10 वैक्सीन बूथ हैं।
यहाँ पे बीजेएस के जरिए और बीएमसी के जरिए, उसके साथ साथ में धारावी आयुष डॉक्टर एसोसिएशन के डॉक्टर के जरिए हम ये वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट कर रहे हैं। और ये कोशिश हमारी होगी कि जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उनको हम जो है बाकायदा रजिस्टर करवा के देंगे। कोविन ऐप में जो है उनको रजिस्टर करवाएंगे। इसके लिए जो है 10 हेल्प डेस्क हमने धारावी के अलग अलग जगहों पर लगाने की कोशिश की है। और डॉक्टर का ये रोल रहेगा कि डॉक्टर उनको कन्विंस करेगा कि टीके में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेफिक्र होकर टीका ले सकते हो। मुंबई शहर में लगातार 5000 से ऊपर कोविड केस आ रहे हैं। बीएमसी की टास्क फोर्स कहती है कि लोग घबराएं नहीं, हालत बुरी हो तब ही अस्पताल का रुख करें। तो ये सेकंड वेव है, हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, एक ही इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि ये वेव इतनी घातक नहीं है। ये वायरस इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, फैलाता ज्यादा है, लेकिन मारक नहीं है, डेंजरस नहीं है, जानलेवा नहीं है। इसलिए लोगों से भी हम लोग बार बार ये कहते हैं कि आप पॉजिटिव हो गए हो, दैट इज ओके, बट अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, आपको फीवर का प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत ज्यादा सीवियर कफ नहीं है, तो अननेसेसरी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना है। सबको ट्रीटमेंट पता है, प्रोटोकॉल पता है, उस हिसाब से आप घर पे भी होम आइसोलेशन, होम क्वारंटाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हर पॉजिटिव पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुंबई शहर में 40% कोविड बेड, 30% आईसीयू बेड और 27% वेंटिलेटर बेड फिलहाल खाली हैं। बढ़ते मामले को देखते हुए 15,000 की कोविड बेड क्षमता को बढ़ाकर बीएमसी 21,000 कर रही है। पूरे महाराष्ट्र में करीब 50% कोविड बेड फिलहाल खाली बताए जा रहे हैं। सरकार इस सर्कुलर के जरिए अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन सब जुटाने में लगी है। अंदेशा ये है कि 4 अप्रैल तक राज्य में एक्टिव मामले 3 लाख का आंकड़ा पार कर लेंगे। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जब आएंगे तो बुलेटिन में आगे बताएंगे होलिका दहन और शब-ए बारात को लेकर यूपी सरकार की क्या है एडवाइजरी। इसके बाद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कोरोना के दौर में शब-ए बारात और होली एक साथ पड़ने से सरकार के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। इस रविवार जिस वक्त होलिका दहन होगा, उसी वक्त लाखों मुसलमान कब्रिस्तानों में अपने पुरखों की कब्र पर दुआएं कर रहे होंगे। कई जगह होलिका दहन कब्रिस्तान के पास भी होते हैं। ऐसे में यह सुनिश्चित करना बड़ी जिम्मेदारी होगी कि आपस में कोई टकराव ना हो और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी हो। इतवार की रात एक नजारा ये भी होगा। जिस वक्त चौराहों पे होलिकाएं जल रही होंगी, लोग उसके इर्द गिर्द खुशी से डांस कर रहे होंगे, उसी वक्त हजारों कब्रिस्तानों और इमामबाड़ों में लाखों मुसलमान अपने पुरखों की कब्रों पे फातिहा पढ़ रहे होंगे, इबादतें कर रहे होंगे। ऐसे में उन पे रंग ना पड़े, आपस में कोई टकराव ना हो, इसके लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि होलिका जलाने का काम रात 12:30 के बजाय 9:30 तक कर लें। होलिका के रास्तों से कब्रिस्तान जाने वालों को रंग से बचाएं। कब्रिस्तान या विवादित जगह से पेड़ काटकर होलिका न जलाएं। शब-ए बारात की तकरीरों या मजलिसों को जल्द खत्म कर लें। पर्यावरण को ध्यान में रख आतिशबाजी ना करें। दोनों आयोजनों में सैनिटाइजर और मास्क इस्तेमाल करें। दूरी का ख्याल रखें। हमें पूरी उम्मीद है कि इन त्योहारों को हम शांतिपूर्ण तरीके से संपादित करेंगे। सभी 5 जोन में वृहद स्तर पर पुलिस प्रबंध भी किए गए हैं। डीसीपीज के साथ उनके डीसीपी, एसीपी से लेकर कांस्टेबलरी रैंक तक मैक्सिमम फोर्स लगाई गई है। होलिका दहन में तमाम लोग चौराहों पर डांस करते हैं, उनमें कई नशे में भी होते हैं। कई बार उस हुड़दंग में झगड़े भी हो जाते हैं। इसके लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी कब्रिस्तान जा रहे मुसलमानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि उन रास्तों से कब्रिस्तान जाने से बचें जहां होलिका जल रही हो। कब्रिस्तान से जल्दी वापस लौटें और बाकी इबादत घर में करें। 60 साल से बड़े और 10 साल से छोटे लोग कब्रिस्तान ना जाएं। कब्रिस्तान जाने वाले मास्क लगाएं और सैनिटाइजर साथ ले जाएं। कब्रिस्तान में किसी से टकराएं नहीं और दूरी बनाए रखें। अगर लोग इसको सही तरीके से फॉलो कर लेंगे तो हम ये समझते हैं कि दोनों ओकेजन एक अच्छे माहौल में मनाए जाएंगे और कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा पास और लिहाज रखा जाएगा। बाजारों में त्योहार की भीड़ और बढ़ी है और साथ ही यूपी में कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी कहीं पालन नहीं हो रहा है। तमाम दुकानों से सैनिटाइजर भी गायब हो गए हैं
ऐसे में त्योहार में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना भी एक बड़ी चुनौती है। त्योहार तो सदियों से चले आ रहे हैं और सदियों तक चलते रहेंगे, लेकिन अगर लोग इस एडवाइजरी को मानेंगे तो बेशक वो ज़्यादा खुशगवार होंगे। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और आगे आपको बताएंगे बिना डेथ सर्टिफिकेट के क्यों परेशान हो रहे हैं मजदूरों के परिजन। देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले साल कोरोना महामारी के फैलने के दौरान लॉकडाउन में पैदल लौटते समय मध्य प्रदेश के शहडोल और उमरिया जिले के 16 मजदूरों की रेल हादसे में औरंगाबाद के पास करमाठ में मौत हो गई। सरकार ने इन्हें राहत राशि तो दी, लेकिन अब भी मजदूरों के परिवारों को महाराष्ट्र सरकार से मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला है। इस वजह से कई योजनाओं का फायदा इन्हें नहीं मिल रहा। यह अशोक सिंह के बेटे की तस्वीर है। शहडोल में अतौली गांव ने अपने 9 बेटों को पिछले साल लॉकडाउन में खो दिया। 5 अशोक के परिवार से ही थे, एक उनका बेटा दीपक सिंह भी। सरकार ने राहत राशि तो दी, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलने से इन्हें बीमा क्लेम, जमीन का नामांतरण, सरकारी योजना, पीएम आवास जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कार्यालय जाते हैं तो पूछते हैं तो कि अभी नहीं आया है। तो यह पीएम रिपोर्ट के तहत से हम जितना काम होता है, लेकिन इसके पीएम रिपोर्ट में हमें अभी आज तक कुछ अभी दखलबाजी तो नहीं हुआ है। लेकिन अभी जब साल गुजरने के बाद में इन चीज़ों की जानकारी होगा कि इतने दिन आप कहाँ गए थे, क्यों हमको सूचना नहीं दिए, इन चीज़ों की जानकारी जब मिलेगा तब हमको मृत प्रमाण पत्र के लिए हमको परेशानी होगा। इसलिए हम तो कहते हैं, आपसे अनुरोध है हमारा कि जो हमारे यहाँ से ग्राम ममान जमड़ी से जो 4 बच्चे उसी हादसे में फंसे थे और 9 हमारे ग्राम अंतौली से फंसे, उन्हीं सभी का मृत प्रमाण पत्र के लिए हम अनुरोध करते हैं। शहडोल जिला प्रशासन का कहना है कि कई बार महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिला प्रशासन से संपर्क किया गया, लेकिन अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं भेजा गया है। डेथ सर्टिफिकेट जहाँ पर देहांत होता है या दुर्घटना होती है तो वहाँ के क्षेत्रीय नगरीय क्षेत्र जहाँ पर अगर नगर पड़ता हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर वो घटना हुई हो या मृत्यु हुआ हो, तो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम पंचायत, अगर नगरीय क्षेत्र में होगा तो वहाँ के नगर पंचायत को मृत्यु प्रमाण जारी करना होता है। ये वहीं से जारी होता है। तत्संबंध में चूंकि दुर्घटना औरंगाबाद में हुई थी तो औरंगाबाद जिले से ही इसको जारी होना है, उसके संबंधित ग्राम पंचायतों से। इस बाबत जो है हमारे द्वारा पत्राचार पूर्व में 2 बार किया जा चुका है और फिर हम लोग आज पत्राचार कर रहे हैं और कलेक्टर महोदय द्वारा वहाँ औरंगाबाद जिले के कलेक्टर से भी तत्संबंध में चर्चा की गई, इसकी मृत्यु प्रमाण पत्र शीघ्र शीघ्र उपलब्ध करा जाए। मध्य प्रदेश के शहडोल, अनूपपुर जिलों के 20 श्रमिक महाराष्ट्र के जालना में एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन में इनकी नौकरी चली गई। सरकार की ओर से चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन छूट गई। 7 मई को पैदल ये श्रमिक घर की ओर रेल की पटरियों से चल दिए। 40 किलोमीटर दूर थककर ट्रैक पर ही सो गए। रात के अंधेरे में मालगाड़ी गुजरी। 16 श्रमिकों की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। अतौली गांव की ये गलियां अब भी इंतजार कर रही हैं, इसके बच्चे तो नहीं लौटेंगे, लेकिन सरकारी व्यवस्था ने इनकी मौत पर एक सरकारी ठप्पे तक को रोक कर रखा है। जो ट्रेन से घर नहीं लौट पाए, उनके शव ट्रेन से वापस आए। मंत्री जी उनकी आखिरी यादों को बटोरने हवाई जहाज से गईं, लेकिन एक सरकारी सील की वजह से 10 महीने से उनका मृत्यु प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच अटका पड़ा है। शहडोल से विनय तिवारी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे हम आपको दिखाएंगे मुख्तार अंसारी को कोर्ट से किस बात में नहीं मिली राहत।
बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर पंजाब से यूपी की जेल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। मुख्तार अंसारी ने यूपी में ट्रांसफर करने का यह कहते हुए विरोध किया कि उनकी जान को खतरा है। पंजाब सरकार ने भी यूपी भेजने का विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पक्ष में फैसला सुनाया है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस पर कमाल खान। 2019 में बांदा से पंजाब पुलिस एक रंगदारी के मामले में ले गई थी और उसके बाद से वो पंजाब की जेल में हैं, वो वापस नहीं आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार तब से उनको वापस लाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश सरकार का कहना है कि यहां पे 14 मुकदमे उनके ट्रायल पे हैं। एक मऊ में मामला है, एमपी एमएलए कोर्ट में उनका एक मामला चल रहा है, एक मऊ में भी मामला चल रहा है जहां से बार बार पेशी के लिए उनको बुलाया जाता है, वो हाजिर नहीं होते हैं और वहां से ये बताया जाता है कि उनको बीपी है, उनके बैक में तकलीफ है और कई तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण पंजाब से वो उत्तर प्रदेश ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई नहीं हो पा रही है ठीक से, इसलिए वो उनको यहां लाना चाहते हैं। मुख्तार अंसारी और उनके लोगों का ये तर्क है कि उन्हें ये डर है कि अगर वो उत्तर प्रदेश लाए जाएंगे तो उनकी जान को खतरा है, वो मार दिए जाएंगे। बहुत सारे लोग इनकाउंटर में विकास दुबे से लेके विकास दुबे के बहुत सारे साथी, मुख्तार के एक साथी बताए जाते हैं राकेश पांडे जिनका लखनऊ में इनकाउंटर हुआ था, उन इनकाउंटर्स पे मुख्तार का गुट जो है वो सवाल उठाता और उसका ये तर्क है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो उत्तर प्रदेश नहीं जाएंगे। पंजाब में चूंकि दूसरे दल की सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार को लगता है कि वो लोग जो हैं मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो माफिया है, वांटेड है, उसके यहां पे केसेस चल रहे हैं। तो बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब पंजाब सरकार का कोई रोल इसमें रह नहीं जाता है और जैसा कि अदालत ने कहा है 2 हफ्ते के अंदर उनको यूपी पुलिस को सौंपना पड़ेगा।